और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष में मोदी के सियासी खौफ का विश्लेषण। आज बयान में आपको दिखाऊंगा। 22 फरवरी 2023, 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस इस सरकार की अगुवाई करेगी, यानी कांग्रेस लीड करेगी। राहुल गांधी 22 फरवरी 2023, हमें साथ मिलकर अब बीजेपी से लड़ना होगा, यानी सब साथ आएंगे तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। उद्धव ठाकरे 22 फरवरी 2023, आप हर कड़ी को जोड़िए, विपक्ष एकजुट नहीं तो 2024 का चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। यानी उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि 2024 में अगर सब मोदी के खिलाफ नहीं लड़े तो यह आखिरी चुनाव हो जाएगा। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर सलमान खुर्शीद ने बोला कौन लव यू पहले बोलता है उस पर मामला टिक जाता है, यानी लव और हेट रिलेशनशिप एक तरह से। 18 फरवरी 2023, कांग्रेस से बोले सब साथ नहीं आए तो आप जानते हैं क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर सब साथ नहीं आए तो इन सबको लगता है कि मोदी आ जाएगा, अगर सब साथ आ गए तो इन सबको लगता है कि मोदी हार जाएगा चुनाव। बड़ा सवाल मोदी से सियासी डर के चलते एक दूसरे में सहारा ढूंढा जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा, और एक एक करके सबका बयान आ रहा है। यानी अब फरवरी महीने को अगर आप देखेंगे, फरवरी के आखिर के 4 दिनों को आप देखेंगे तो पूरी कहानी का लब्बो लबाब आपको देखने को मिलता है। मेरे साथ आज की चर्चा में चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वारिस पठान है, AIMIM के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आज तमाम इनके नेता शेरवानी डाल के पहुंचे थे बजट की खुशी के अंदर। योगी आदित्यनाथ साहब ने बजट पेश कराया तो उस पर शेरवानी डाल के पहुंचे तमाम नेता सपा के, ये भी अनोखा प्रयास था। लेकिन मैं जानूंगा कि अनुराग जी का क्या कहना है। सुब्रास्त्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं और शुरुआत आप ही से करता हूं। वारिस जी, कांग्रेस ने बोल दिया है कि सब हमारे पीछे आ जाए तो कहानी बन जाएगी। देखिए अमीश भाई, बात तो एक सत्य है, सच भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है ना, भाजपा ने हमारे डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है, सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर दिया है, संविधान को मानते नहीं, पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान पे चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के अंदर नफरत पूरी तरह से फैला दी है। तो सब चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हमारा भी एक ही मकसद है कि हमको बीजेपी को हराना है इस मर्तबा, और इंशाल्लाह हम पूरे देश में लड़ेंगे। हमारे पार्टी के सदर ने कहा है डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है, हम लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे में से चाहे मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, जीत कर जाए, प्रधानमंत्री बने, देश का नाम रोशन करे, नेता बने। हमको नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मगर ऑपोजिशन के पास क्या हो रहा है आप देखिए। मोदी को हराना जरा भी नामुमकिन काम नहीं है, एकदम आसानी से हराया जा सकता है। मगर एक तरफ खड़गे जी बोलते हैं कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार बोलते हैं कांग्रेस को आओ मेरे साथ, हम जीतेंगे, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। केजरीवाल सूट वूट बना के तैयार बैठे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, बड़े बड़े प्रेसिडेंटों को मिलूंगा। ममता दीदी सपना देख के बैठी हुई कि मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। शरद पवार जी तैयार बैठे हैं, अब तो उद्धव ठाकरे को भी सपना आने लगा कि वो बनेंगे। तो इस तरह से नहीं होता। हमने कहा था पहले भी, आज भी बोल रहा हूं अमीश भाई, आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और हराएंगे। की वैकेंसी अब जा चुकी है, लीड करने की वैकेंसी खड़गे साहब कह रहे हैं वो वैकेंसी अब मेरे पास है। 2024 में कांग्रेस लीड करेगी। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं, सेक्युलर प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं अमीश भाई। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को, मगर जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आती है नहीं हिलते, उनका नाम लेने से डरते हैं। क्यों गहलोत जी, सरकार तो राजस्थान में है इनकी, क्यों नहीं जाते वहां पे? जुनैद और नासिर के घर पे जिनका कत्लेआम कर दिया गया, जला दिया गया उनको, क्यों नहीं जाते वहां पे? क्यों अरेस्ट नहीं करते मनु मनेसर को? नहीं अरेस्ट करेंगे ये लोग। दूसरी तरफ आज तो करिश्मा हो गया, एक अखिलेश यादव समाजवादी के नेता शेरवानी पहन के अपने साथियों के साथ चले गए अंदर। अरे आपने शेरवानी तो पहन ली, मगर चुनाव में मुसलमानों के वोट लेने के बाद मुसलमानों को टोपी पहना दिया आपने। मुसलमानों का नाम लेने से आपको घिन आ रही है, मुसलमानों को स्टेज से उड़ा दिया जाता है। जी, अनुराग भदौरिया शेरवानी डालकर तो पहुंच गए, लेकिन आपको डर लगता है हर चीज से। अनुराग भदौरिया, देन चरण सिंह सापरा, गौरव भाटिया के वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, विल कनेक्ट टू हिम। देखिए हमारा मुद्दा
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो हो सकता है कि उनको हर चीज में जाति धर्म दिखाई देता हो। भाई अगर अगर कपड़ों पे भी जाति धर्म देखने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा कि शेरवानी कोई पहन लेगा तो उसमें जाति धर्म तो खोजेंगे, शेरवानी कुर्ता डाली क्यों पाजामा थी? भी खोजेंगे, मैं कल कोई मैं धोती मैं कुर्ता ये पहन समझ लेगा, नहीं कोई पा रहा सफारी ये पहन लेगा। अचकन या शेरवानी डाली क्यों थी? मतलब आप बजट जो योगी सरकार बजट उसमें लेके आई दिक्कत उसको क्या, लेकर हमारे बड़े यहाँ खुश थे। लखनऊ में अवध के अगर आप रहने वाले होते, अवध में शुभ अवसर पे लोग शेरवानियां पहनते हैं, शादियों में मतलब भी आप- पहनते हैं। अच्छा, यानी अगर बजट का अगर दिन- शेरवानी पहन के चले, सुन तो लीजिए जी, आप, बजट का दिन शुभ शेरवानी दिन है ना, कुछ ना मुसलमानों कुछ को टोपी। मिलता, शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग युवाओं के लिए मिलता, किसानों के लिए मिलता, महिलाओं के लिए मिलेगा। मिलता, समाज के लिए चले मिलता। जाइए यही तो जरा आशा सा होती है ना राजस्थान की कि तरफ कुछ चले मिलेगा, जाइए। लेकिन एक मिला कुछ सेकंड, भी वारिस नहीं। वारिस मिला प्रधान क्या रुक हमारे जाइए, पास? किसानों के लिए मिला कुछ क्या? एक सेकंड, अब आप रुकिए, देखिए अरे कहानी मैं में बोलूं ट्विस्ट अपनी है। बात। आप बोलेंगे ये फिल्मी कहानी है जिसमें ट्विस्ट है। अच्छा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि खबर ये आ रही थी कि ये आजम खान के साथ जो ज्यादती तथा कथित जाति की बात सपा करती है वो हो रही है, उसके विरोध में शेरवानी डाली गई है। लेकिन अब शाम आते आते आजम खान जेल में ट्विस्ट थे कर तो दिया कितनी गया। बार एक गए सेकंड अखिलेश रुक जाइए, पर्दा आजम मुझे खान पूरा के उतारने बेटे के लिए दीजिए, क्या किया पर्दा अखिलेश मुझे ने, पूरा चलिए खोल। बताइए। वारिस भाई, तो टोपी वारिस पहनते ना आजम खान वाली। वारिस भाई एक सेकंड, अभी टोपी कौन डालेगा, मैं बोल टोपी लूं। कौन पहन रहा है अभी पता लगेगा। तो ट्विस्ट कहानी में कर दिया। शाम तक आते आते ये बजट की बात हो गई। मैं जानना चाहता हूं, सुबह तक तो ये आजम खान के पक्ष में शेरवानी थी, रात तक बदल गई। हम बोल लूं, मैं हाँ बोलिए। बोल लूं। वो कह रहे टोपी डालिए लेकिन आप हो लोग। सकता है कि आपको इस तरह की खबर आई हो, लेकिन हकीकत क्या है कि कपड़ों में भी क्या अब राजनीति होगी क्या? कपड़ों में भी आप इस तरह का नहीं, इस तरह का सवाल उठेंगे। सवाल उठना चाहिए कि बजट कैसा है, बजट में इन्होंने क्या क्या दिया है, युवाओं के लिए इन्होंने क्या बात की है, महिलाओं के लिए क्या बात की है, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने, समाज में जिस तरह का समाज में लोग परेशान है उसको कम करने के लिए आपने इन्होंने डाल कौन सा के आया बजट है? शेरवानी? बजट पे चर्चा होने की एक बजाय आप सेकंड अनुराग शेरवानी भाई, पे चर्चा कर रहे हैं भाई। एक सवाल है, कल एक कुर्ते अनुराग पाजामा भाई, पे चर्चा अनुराग भाई, होगी। एक सेकंड, आपने हरा कुर्ता ही डाला हुआ है। आप निरंतर पिछले 8-10 सालों से हरा कुर्ता ही डाल के आ रहे हैं। आज तो शेरवानी डाला थे, माशाल्लाह हम भी देखते शेरवानी में आप कैसे लग रहे हैं। सपा के सब नेता शेरवानी डाले हुए, आप क्यों नहीं डाले? हरे पे शायद आजकल आपको डाल पता- लेते। अरे भाई, जब जिसका जो मन होगा वो पहनेगा। कमाल की बात कर रहे हो। तो कल आप सबका बोलोगे मन था कि एक आपने साथ हरा शेरवानी की जगह डालेगा। यहाँ पे धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? नहीं, कमाल की बात करो। कल सबका कहोगे मन आपने एक साथ पाजामा शेरवानी कुर्ता क्यों डालने नहीं का। पहना, फिर ये कहोगे कैसे? आपने वारिस सफारी भाई- सूट क्यों नहीं पहना, वारिस फिर भाई, कहोगे मैं किसी जानना डिजाइनर चाहता का हूं, आपने क्यों नहीं सबका पहना। मन एक जैसे ये कोई कपड़े सवाल हुआ डालने का क्या एक साथ हो है सकता कि आपने है? क्या पहना नहीं शिवम पहना? ये त्यागी- सवाल, ये नहीं, ये डिबेट का विषय होगा क्या? डिबेट का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने बोला शेरवानी डाल और कर आए, आपने अभी मुद्दा आप बनाया बोलोगे कपड़ों कि को। उन्होंने अच्छा ये वारिस कपड़ा- प्रधान, अरे कोई भी सबका कोई भी एक कपड़ा साथ पहन एक जैसे सकता है। कपड़े डालने का मन 400 से होता है ज्यादा क्या? वहाँ विधायक मौजूद थे और सारे विधायकों ने अपने अलग अलग नहीं, तरह नहीं, के एक कपड़े साथ पहने थे, तो सुनिए, क्या सुनिए, दिक्कत वही है? मैंने कहा कपड़ों ना, पे चर्चा होगी एक क्या? साथ सब कल शेरवानी पे पहन चर्चा के होगी, आने का मकसद परसों ये गुलाब है, जल पे चर्चा होगी। क्या अपीसमेंट चर्चा का करना, विषय है? चर्चा का मुसलमानों विषय को होना दिखाना, चाहिए देखो कैसे हमने हमारा शेरवानी समाज पहन समृद्ध ली। बने। अरे भाई शेरवानी अनुराग, तुमने पहन खड़े हों। ली, अनुराग, ये जब चर्चा का मुसलमानों विषय की होना हक की बात है, चाहिए। वो तो लड़ो। क्या बजट शांत, में इन्होंने शांत, क्या अनुराग जी दिया है? शांत, अनुराग इस पे जी शांत, चर्चा और होनी बात करिए, चाहिए। अनुराग से असद भदौरिया का। ओवैसी नहीं बन जाता। असद ओके, ओवैसी वारिस साहब प्रधान। हक इंसाफ, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। और शेरवानी आपने अभी पहन लिया, यूपी के मुसलमानों को तो आपने टोपी पहना दिया। कभी उनके बारे में भी तो बोलिए, घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। अच्छा, आजम खान जेल में इतनी बार थे, कितनी बार गए अखिलेश मिलने? चलो गिन के बताओ ओके, मेरे को। अनुराग जी उनके जवाब। बेटे के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? चलिए बताइए मुझे। राजस्थान के अंदर वो दो बच्चों को देखिए, मार दिया इनके मुसलमान पास- के, इनके क्या अखिलेश ने पास- जवाब दिया? सुनिए, बताइए। अब मैं हम बोल तो लूं। उत्तर प्रदेश में आप दो चुप मुस्लिम हो जाइए, बहनों को चुप जला हो दिया, जाइए, हमने मैं आवाज जवाब दे उठाई। दूं। क्या अखिलेश अरे ने सुन उठाया तो आवाज? लीजिए। नहीं उठाया। क्यों इनको नहीं चुप उठाया? कराइए, अरे मैं शेरवानी जवाब पहनने से, अच्छा, हो गया। भेष अब मैं बदलने बोलूं। से कुछ नहीं होगा। नियत बदलिए, अब मैं नियत जवाब दे बदलिए। दूं। नियत जवाब बदलेंगे दे तो दूं। कुछ होगा। नियत में अच्छा, मैं बोलूं। खोट, आमिर जी, नियत मैं में बोलूं। खोट, नकली चेहरा आमिर जी, सामने बोलूं। आए, असली सूरत अच्छा, छुपी हो गया तो रहे। मैं बोल लूं। क्या अच्छा, फायदा? ठीक है, अरे वारिस क्या जी, मिलिए इससे? अनुराग जी को भी बोलने दीजिए अब। जिनकी फितरत छुपी, नकली चेहरा सामने, असली आपने सूरत छुपी रहे, क्या फायदा? आपने तो शेरवानी की भी कदर नहीं करी वारिस भाई। मैं तो शेरवानी की कदर करता हूं। अब अब्दुल मैं हमीद बोलूं, अंसारी पहनते थे, लेकिन जवाहरलाल कमाल नेहरू की पहनते बात थे, है भाई। हमारे पार्टी के सदर अब मैं पहनते जवाब हैं दे शेरवानी। दूं, अमीर जी। अरे ये हमारे अनुराग पार्टी जी के को भी सदर एक जैसा शेरवानी बनिए। भिजवाइए, ये भी पहने। वैसा बात करिए, इंसाफ, न्याय, हक अरे की बात वारिस करिए। भाई, हमें अब जवाब शांत हो लगे जाइए कि ना वाकई वारिस में जी। शेरवानी की आपने वारिस कदर जी, की। जी अनुराग भाई, आप भी अनुराग जी शेरवानी बोलिए, डाल लेते। बोलिए। अच्छा होते हमारे साथी, अनुराग जी ग्रीन हमारे कुर्ता क्यों साथी पहनते हैं सवाल रोज? उठाते, रोज ग्रीन कहते, कुर्ता क्यों पहनते हैं अरे मेरे अनुराग जी, बोलने मेरे दीजिए दोस्त? भाई, कहाँ है इनको बैठा दिया यार, बोलने नहीं दे रहे। अरे ये भी अरे पार्टी है बोलने भाई। दो भाई, हो गया आपका एजेंडा, चल गया, आप बोलने दो, अब बोलने दीजिए भाई। वो भाई बोलने देंगे, बराबर की बात होनी चाहिए ना। उन्होंने अपनी बात कह ली। अब देखिए, सवाल उठता है, इनको सवाल पूछना चाहिए
क्या बजट में आज युवाओं के लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए, क्या किसानों के लिए जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उनको कम दामों में मिले या उनको बिजली सस्ती मिले, इसके लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए। जो महिलाएं गैस सिलेंडर खरीदती हैं या जो सब्जी खरीदने बाहर जाती थी, महंगाई की कमर टूट रही है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान हुआ? इनको सवाल पूछना चाहिए था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बजट पेश हुआ, जो पुराना बजट था, क्या पुराना बजट पूरा खर्च हो गया? अरे पुराना बजट तो राजस्थान में बोल दिया था भाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुराना बजट का 50% भी खर्च नहीं हुआ। ये सवाल ना पूछ के सवाल किस पे अटके हैं? शेरवानी, धोती, शेरवानी तो आप ही कमाल की बात करते हैं अनुराग जी। आपने अपनी राजनीति को चुना। ना ये गलत मत बोलिए। ये वारिस पठान ने जिक्र नहीं करा, शेरवानी का जिक्र आप वारिस पठान ने नहीं करा। शेरवानी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप लेके आए। शेरवानी आपके नेता डाल के गए। अरे भाई हम कुछ आपके नेता डाल के गए शेरवानी। उन्होंने बोला ये हमारा प्रोटेस्ट का तरीका है शेरवानी डालने से। यही बात थी ना कि आजम खान के पक्ष में शेरवानी डाल के जाएंगे। शेरवानी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप लेकर आए, कोई और नेता नहीं लेके आया। वारिस पठान पे आप कैसे बोल सकते हैं? वारिस पठान तो नहीं लेके आए शेरवानी को। अरे आप जब से देखो, अरे मैं बोल लूं, अब आप वारिस पठान को बचाने लगे। मैं किसी को नहीं बचा रहा, आप लोगों की यार हमें भी बचाइए कभी कभी। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बचाइए, मत बोलने का ही मौका दे दीजिए। बस इतनी कृपा बहुत होगी आपकी। चरण सिंह सापड़ा, देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये है कि एक तरफ तो शेरवानी आएगी, दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि मैं लीड करूंगा, तो सीपीएम बोलेगी कि अभी खाना बना नहीं है, प्लेट लेकर पहले हाजिर हो गए हैं। मतलब इससे ज्यादा जिसे कहते हैं आपकी विपक्ष की यूनिटी को इससे बड़ा झटका या पलीता कौन लगाएगा? जो बात सीपीएम ने कह दी, जिसके साथ आपका लेफ्ट के साथ गठबंधन है आपका त्रिपुरा में, लेकिन वो कहते हैं कि खाना डालना नहीं है, लेकिन ये लोग प्लेट लेकर आ गए अपनी। चरण सिंह सापरा, देखिए अमीश जी, इस महत्वपूर्ण डिबेट के 13 मिनट जो है वो आपने शेरवानी पर चर्चा करके निकाल दिए, जबकि देश का विषय जो है वो और भी बड़ा है। जिस तरह से आपने गठबंधन की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इसकी चर्चा या ये गठबंधन बनने जा रहा है देश के अंदर। इससे पहले भी अनेकों बार, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी बोलिए आप। अनेकों बार इस देश के अंदर गठबंधन हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार जब वो एकदम प्रबल थी, तब उनको हटाने के लिए भी गठबंधन बना। श्री राजीव गांधी जी की सरकार के विरुद्ध भी विपक्ष का गठबंधन बना था। अनेकों बार गठबंधन बना है। और भारतीय जनता पार्टी भी तो एनडीए की सरकार चला रही है ना। जब ये सत्ता में आए 2014 में, तो करीबन 22 या 27 इनके पार्टनर थे। अब इनके 3 या 4 पार्टनर रह गए। मेरे ख्याल से एआईडीएमके रह गई है, शिंदे गठ रह गया है, एक आधा कोई और रह गया होगा। इन्होंने अपने गठबंधन के सभी साथियों को एक एक करके ये छांटते गए, काटते गए और बड़े होते गए। ये भारतीय जनता पार्टी क्या मैं मानूं, क्या ये मोदी का सियासी डर है? क्या नरेंद्र मोदी का सियासी डर है जिसके चलते एक दूसरे का सहारा ढूंढा जा रहा है? नहीं, ये सियासी डर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सियासी डर नहीं है। ये मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी ये मांग है कि सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है और पूरे देश के अंदर व्यापक तरीके से फैली हुई पार्टी है, 3 राज्यों में हमारी सरकार है और 2 राज्यों के। अब मुझे अमीश जी, आपने सवाल पूछा तो पूरा तो करने दीजिए ना, इतनी मेहरबानी तो करिए। देखिए, तीन राज्यों में हमारी पूरी सरकार है, 2 राज्यों में हमारी अलायंस वाली सरकार है। करीबन 10 राज्यों के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं। और कितने सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर परिषद या पंचायतें हैं जहां पर कांग्रेस के पार्षद या वहां पर पंचायत के सदस्य हैं। यानी गांव-गांव तक कांग्रेस पार्टी का फैलाव है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो राज्य स्तरीय पार्टियां ज्यादा हैं। तो राज्य स्तरीय पार्टियां जो है उनका प्रभाव उस राज्य में रहता है। अगर कांग्रेस पार्टी जिसकी 120 से ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में सीटें हैं, और कांग्रेस की जो नेशनल पार्टी है उसकी 2 विधायक हैं, 1 सांसद है, तो ये अर्थमेटिक गणित आगे भी आप एक्सप्लेन करिएगा। और मैं बिहार की भी बात करूंगा, नेशनल पार्टी का क्या हश्र है और वहां पे रीजनल पार्टी का क्या हश्र है। नहीं, सबकी बात करेंगे। गौरव भाटिया भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। मैं आपका अर्थमेटिक क्लियर करता हूं। आप जो अर्थमेटिक उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं ना, वो अर्थमेटिक दूसरे राज्यों में। मैं महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं, जहां पर कांग्रेस, मैं महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं। नंबर 3 की पार्टी है आप। हाँ,
नंबर 4 की पार्टी है नहीं तो आप हिमाचल के बारे में भी ओके, बताइए गौरव भाटिया, ना, गौरव नंबर भाटिया। 1 की पार्टी है हम। गौरव भाटिया। हिमाचल के बारे में बताइए ना, हम नंबर 1 गौरव की भाटिया का पार्टी है। ऑडियो कम आ रहा है, वो राजस्थान में स्काइप नंबर के 1 थ्रू जुड़े हुए हैं। अब चरण सिंह सापरा 1 मिनट उनको भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार बनेगी और 100% बनेगी, मोदी और शाह नहीं आ पाएंगे इस बार, अगर हम सब साथ आएंगे और कांग्रेस लीड करेगी। यही बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि मोदी को हराना है तो सबको साथ आना है। क्या करिएगा आप? अमित जी, सर्वप्रथम तो खड़गे जी का जो वक्तव्य है ये एक बहुत बड़ी बात को उजागर करता है। बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ये जान गई है कि अकेले उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो अच्छा कर सके, सरकार बना सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पे मैं कहता हूं, जैसे गुजरात में इतिहास रचा गया था, 2024 के जब परिणाम आएंगे, अकेले दमखम पे सरकार ही नहीं बनाएंगे, 2/3 सीटें हम लेके आएंगे, जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है पिछले 9 साल में। दूसरी बात, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आप पहले चले गए AIMIM के प्रवक्ता के पास, उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। अरे भाई, अगर वो ना कहते तो आपको पता है वो ही बन जाते, ऐसा लग रहा है। सीटें हैं जेब में 2 और बातें कर रहे हम नहीं बनना चाहते हैं। अरे इनकी ये 2 सीटें भी जाने वाली हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि महागठबंधन की बात ये हर बार करते हैं, लेकिन जनता इसे अस्वीकार करती है। आप मुझे ये बताइए, असम में AIUDF के साथ क्या है? गौरव, क्या हश्र हुआ? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। अमीर जी सुनिए, AIUDF आज इनके साथ नहीं है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल ये लेफ्ट के साथ लड़े, फुरफुरा शरीफ के साथ इनका गठबंधन हुआ, सीटें आई अंडा 0। और मैं इतना ही कहूंगा, सपा के लिए भी शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं होता है, समझ लीजिए ये बात, ठीक है? जब शेर आता है तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन शेर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो इसलिए है कि उन्होंने बड़ी कर्तव्य परायणता से, कर्मठता से जनता की सेवा करी है और जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। आप एक सवाल पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। ठीक है, चरण सिंह साहब से जवाब लेते हैं। ठीक है, चरण सिंह साहब, हिमाचल में कह रहे थे महंगाई है, जवाब दे रहे हैं। जैसे ही जी, सरकार बार आई, बार डीजल साहब पे ने मौका दूंगा, वहाँ मेरे साथ अभी 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं डीजल पे बढ़ा है। दिया। चरण सिंह सापरा जवाब, गौरव भाटिया की बात का जवाब 30 सेकंड। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अहंकार नजर आ रहा है, जबकि इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि एनडीए भी तो सारा गठबंधन से ही बना है ना, कोई अकेले तो नहीं बना है। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने, भाई आप लोगों ने भी अकाली दल के साथ में लड़ाई लड़ी थी ना, लोकसभा के चुनाव अकाली दल के साथ लड़े थे, आज अकाली दल आपके साथ नहीं है। तो इस तरह से आप हमारे कुछ गिनाने जाओगे तो हम भी आपके गिनाने जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि आज बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, एक सेकंड, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता का बड़ा बयान आया है 2024 के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सबको साथ आना ही होगा, वरना 2024 आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान कि सबको साथ आना ही होगा, नहीं तो 2024 का चुनाव अंतिम और आखिरी चुनाव होगा, यह बात समझ ले। लेकिन दूसरी तरफ सूत्र कह रहे हैं कि यह बयान अपने आप में बहुत अहम है। बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस को लगता है उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन जनता के लिए चुनाव होगा। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान है। मैं गौरव आपकी बताऊंगा, शिवम त्यागी आप कुछ कहना चाहें इसके ऊपर, योर फर्स्ट रिएक्शन। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं आंशिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का सहमत कर सकता हूं, क्योंकि ये 2024 उनका आखिरी चुनाव तो है। कांग्रेस इस बात को लेके तो इतनी आश्वस्त तो है, क्योंकि उसके आगे उनको उम्मीद नहीं दिखती। वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी मदद कर दीजिए, आप भी मदद कर दीजिए, आप भी मदद कर दीजिए। ये वो जानते हैं। घटक दल बनाए जाते हैं, अटल जी ने भी बनाए थे। आप मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी ने भी बनाए। घटक दल तब बनाए जाते हैं तब आपके राष्ट्रीय नेता की एक्सेप्टेंस हो। क्या राहुल गांधी को कोई मानने के लिए तैयार है?
इतनी लंबी यात्रा करने के बाद क्या आज भी कोई पार्टी उनको सीरियसली लेने को तैयार है? जिनकी राज्यों में और पूरे देश में 2-2 सीटें नहीं है, वो भी 50 सीटों वाली कांग्रेस को नहीं मानने को तैयार। क्योंकि प्रॉब्लम 50 सीटें या 100 सीटें नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो एक घटक दलों को साथ लेकर चलने वाला नेता होता है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। राहुल गांधी की कोई भी कोर कॉम्पिटेंस इस देश में और इस पैनल में भी कोई नहीं मानता, अलावा चरणजीत जी के। उनका मानना मजबूरी है। तो इस वजह से यहां पर तो बात बिल्कुल जी खत्म जी है। जी जी मैं आपके पास आऊंगा शुभ राष्ट्र, लेकिन आपके पास आता हूं मैं सापरा साहब। वो कहते हैं कि आपकी मजबूरी है इसलिए आप मान रहे हैं, लेकिन इस बयान को कांग्रेस का आखिरी चुनाव माना जाए, लेकिन देश का आखिरी चुनाव नहीं है। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये आखिरी चुनाव होगा 2024 का कैसे? हाउ कैन यू से दिस? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि ये आखिरी चुनाव होगा। निश्चित रूप से उन्होंने ये जरूर कहा है कि सबको इकट्ठे आने की जरूरत है। आखिरी चुनाव वाली बात शिवसेना के नेताओं ने करी है। नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी करी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है। ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने कहा है कि सबको साथ आना ही होगा, वरना 2024 में आखिरी चुनाव होगा। मैं उसके आगे थोड़ा बोल लूं, उसके आगे बोल लूं, ये एको भी निकलवा दीजिए, फिर से आ रहा है। हाँ, मैं शिवम जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में भी इसी तरह की भाषाएं बोलते थे, इसी तरह से शाइनिंग इंडिया एक बहुत बड़ी कैंपेन थी, और अटल बिहारी वाजपेयी तो नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा चेहरा थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के पास में सभी लोग, बीजेपी वाले कहते थे कि कोई चेहरा नहीं है इस देश को लीड करने के लिए, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 140 सीटें आई। उसके बाद गठबंधन, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को कामयाबी से 10 साल तक चलाया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि भारत की जो कार्यप्रणाली है, जो संसदीय कार्यप्रणाली है, या भारत के जो लोकतंत्र के अंदर जो जनता जनार्दन है, वो अपना निर्णय जो है वो ठीक तरह से करती है। और इस बार का निर्णय उनका ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। शुभ राष्ट्र, आप पहली बार बोल रही हैं, माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, बोलिए। ये अमित जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है और एक तरीके से दुख की भी बात है कि जो पार्टी अपने आप को देश का सबसे मुखर ऑपोजिशन मानती है, वो उस पार्टी के शीर्षस्थ नेता आकर के कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की सरकार ही बनानी होगी। अभी 2024 के चुनाव का आगाज इतना पहले होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो अभी से ही हार मानकर बैठे हैं कि उनके अपने बस की तो नहीं है, तो मुझे लोगों के साथ गठबंधन करना है। ठीक है, मैं ये मानती हूं कि पास में भी गठबंधन हुए हैं, लेकिन यही कांग्रेस थी ना, जब हम लोगों ने अभी देखा कि हिमाचल के चुनाव हुए या राजस्थान के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस कहां था कि ये तो पूरा किला फतेह कर चुके हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कहां चला गया आज? खड़गे जी की बात अगर करें आमिर जी, तो उन्होंने बोला खड़गे जी कहां जाते हैं? साथ आना ही होगा, वरना 2024 आखिरी चुनाव होगा। वही मैं कह रही हूं ना, ये तो अंडर कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है कि हम तो नहीं जीत सकते अकेले चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बस का नहीं है कि अकेले जीत सकते। तो ये उद्धव, तो बाकी लोगों को साथ आना होगा। कांग्रेस को क्यों आप और वो बाकी लोग ऐसे खाली हैं, कांग्रेस को क्यों कोसा जा रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 22 फरवरी 2023 का उनका स्टेटमेंट है, आई एम कोटिंग हिम व्हाट ही सेड, विपक्ष एकजुट नहीं तो 2024 का चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल स्थिति हम देख रहे हैं इस समय कैसी है। उद्धव ठाकरे जी वही है ना अमित जी, उद्धव ठाकरे जी वही है ना अमित जी, जिनके नाक के नीचे से पार्टी निकल करके खुद ही अलग हो गई। तो ये दो डायनेस्ट तो बात करेंगे ही ना कि हमें साथ में आना होगा। उनके अस्तित्व की लड़ाई तो है ही। जब से मोदी जी ने चुनाव का आगाज किया, 2013 की मैं बात कर रही हूं, तब से लेकर के आज तक डायनेस्टी वर्सेस मेरिटोक्रेसी की लड़ाई जारी है। तो ये तो अंतिम जो कहते हैं, जो दीपक अंतिम में जो फड़फड़ाता है, वो तो अंतिम फड़फड़ाहट है ही। ओके। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, पूर्वोत्तर में चरण सिंह सापरा हैव अ रिप्लाई। चरण सिंह सापरा वांट्स टू रिप्लाई ऑन दिस। चरण सिंह सापरा 30 सेकंड्स। देखिए सुब्राष्टा और इनके जो विचार है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है आज पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, क्यों उत्तेजित हो रही, क्यों उत्तेजित हो रही भाई, क्यों उत्तेजित पा रहे हैं, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आप शांत रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने खाली इतना ही कह दिया
कि कि आपने जब भी मैं भारतीय कुछ जनता बोलती हूँ, तो पार्टी आप लोग सबसे भारतीय पहले जनता personal पार्टी का आक्षेप समर्थन लगाकर करने का प्रयास शुरू किया, करते हैं। तो आपको नहीं, क्यों मुझे तकलीफ हो परहेज गई? है इस चीज से, मुझे नहीं, परहेज आपको है इस चीज से, दरअसल- इसीलिए मैं दरअसल- कह रही हूँ। नहीं, दरअसल मैं तकलीफ मुखर नहीं विरोध होनी दर्ज चाहिए कर ना रही आपको। हूँ। मैं आपको हाँ, नहीं कह रही तो- हूँ कि आप उद्धव ठाकरे को आपने नहीं, फोन मैं- करके कहा मैं- होगा कि आप उनके पक्ष में नहीं, नहीं, बयानबाजी कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ ऐसी कोई हल्की बात। इसीलिए हल्की बात मत मैंने कीजिए भी ना। खाली इतना ही मेरी कहा कि पॉलिटिकल आपका लीनिंग जो क्या है, वक्तव्य मेरे है वो बोलने से भारतीय किस जनता पार्टी को पार्टी क्या को फायदा मदद होता करने है। वाला मैं तो आपके वक्तव्य है और छत्तीसगढ़ आपकी की लीनिंग की सरकार बात की की। बहुत तो सराहना क्या करती हूँ। आपकी अब लीनिंग आप क्या उसका भारतीय फायदा जनता नहीं पार्टी उठा के पा साथ रहे, तो नहीं आपकी है? बेवकूफी क्या है, तो आपकी मैं क्या कर लीनिंग सकती हूँ? आरएसएस के साथ में नहीं है क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या ये देश की मेरी जनता नहीं लीनिंग जानती है मेरी कि आपकी लीनिंग हर लीनिंग उस क्या है? व्यक्ति के अगर मैंने साथ है कह जो दिया तो अंत्योदय आपको के लिए तकलीफ काम क्यों कर हो रहा है, गई? जैसे छत्तीसगढ़ भाई मैंने सरकार। कोई लीनिंग मैं तो कह रही हूँ, आप कहिए ना, आप कांग्रेस पार्टी को मेरे लीनिंग वक्तव्य से बताई फायदा ना। नहीं होता है। मैंने ये तो नहीं कह दिया कांग्रेस कोई की- छोटी ये पार्टी के साथ आपके पार्टी की कोई बहुत intellectual बहुत activity नीचे है, स्तर उसकी की मैं क्या पार्टी कर के सकती हूँ साथ तो नहीं कहा ना। मैं नहीं कर सकती आप ना। तो दरअसल आप वो क्लिप देखिए, तो इतना- आप इतना वो क्लिप उत्तेजित काट कर होने नहीं का कोई चलाते मतलब ही जहां मैं नहीं आपकी है। सरकार के लेकिन खिलाफ आपकी कर रही हूँ। लीनिंग- आपकी तो ये लीनिंग तो- जग ये तो जाहिर आप है। क्या मान- मेरे ये तो बोलने से आपका- आपकी आपकी लीनिंग तय समस्या नहीं है, मैं होती क्या है। कर एक-एक सकती हूँ करके- इसमें? मेरे करके- बोलने से आपकी लीनिंग नहीं तय होती नहीं है, होती, आपकी इसीलिए लीनिंग मत जग बोलिए। जाहिर है। आप बोलेंगे अच्छा तो मैं ठीक है, बड़ी बोलूंगी। खबर आ रही है अमित शाह। मैं- देश के गृह मंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। देश के गृह मंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, प्रतिदिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर झुकता गया है। पीएम के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, 2024 के नतीजों में इसका जवाब मिलेगा। यह अमित शाह ने बोला है कि जब से राहुल गांधी नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों का सिर, कांग्रेस के नेताओं का सिर झुकता जा रहा है। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों कहना पड़ा अमित शाह जी को? कांग्रेस इस पे ऑब्जेक्शन देगी? देखिए अमीर जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने कमिटमेंट से, अपनी ताकत विचारधारा की, संगठन की, नेतृत्व की, जब नरेंद्र मोदी जी से भाजपा से टक्कर नहीं ले पा रहे तो मोदी जी से नफरत करते करते रोज उनको गाली देते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नेता हो। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, 2019 के बाद जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, हम सब जानते हैं किस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। 80 करोड़ लोगों को राशन देना कोविड के संकट में, और इन लोगों ने कहा अरे अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो। 220 करोड़ टीके दिए, सुरक्षा कवच दिए, इन्होंने कहा वो खतरनाक है। आपको नहीं लगता कि कहा एक तरह हिमालय की तरह ऊंचा पर्वत नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ गड्ढा मारियाना ट्रेंच वैसे राहुल गांधी, इनमें कोई प्रतियोगिता या इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। तीसरी बात, आप देखिए आज सबसे बड़ी बात है कि कोई एक दूसरे को नेता नहीं मानता है। क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को नेता मानते हैं? अखिलेश यादव मानते हैं? क्या ममता बनर्जी कहेंगी कि राहुल गांधी उनके नेता है? खड़गे जी नहीं, इन सबको सत्ता का सुख भोगना है और जनता ये देख रही है और बड़ी व्याकुल है। ये अच्छा कि पॉइंट आप लेके आए इनको गौरव जी। सबक सिखाया जाए। जी गौरव जी, आप अच्छा एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आए हैं। वारिस पठान, अब एक पोल करा लेता हूं, अनुराग भदौरिया को एक तरफ रखिए और एक तरफ वारिस पठान को रखिए। एक अनुराग भाई और वारिस जी मेरा साथ दीजिएगा। पोल में तो आप हिस्सा ले सकते हैं। मैं, आप दोनों अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है वारिस पठान आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ वारिस जी और अनुराग जी। वारिस जी। अमीश भाई, मैं एक 10 सेकंड में बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बीजेपी तो इंशाल्लाह हारेगी और बीजेपी की हार का मेन कारण होंगे उसके राष्ट्र प्रवक्ता जो रात दिन आकर घमंड, गुरूर, अनाप शनाप, झूठ और नफरत फैलाते हैं। अभी उनके प्रवक्ता ने क्या कहा बीजेपी के 2 हैं, इनको तो खाब भी नहीं देखना चाहिए। आप भी 2 थे, कहां से कहां पहुंच गए। सुनिए, गिनती है ना, गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। 2 है, खड़े होते सब पे भारी पड़ जाते हैं। और सुनो गौरव भाटिया, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। 2024 में जनता जवाब देगी। अब आपकी बात। ठीक जी, कांग्रेस, आप राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है? मैं बोलता हूं एक ही सिक्के के 2 पहलू है ये। राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार है आपको, हाँ या ना? हमको नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी हारे और जनता जिसको मैंडेट दे, जनता जो चाहे। राहुल गांधी स्वीकार है कि नहीं है? हाँ या ना में बोलिए ना एक बारी में, इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट तो होना चाहिए। अरे मैं राहुल गांधी के लिए क्यों स्वीकार करूं?
नहीं है ना स्वीकार। मैं ठीक तो है। चाहता हूं कि अनुराग देश के अनुराग अंदर भदौरिया वो ऐसा नेता बने जो शेरवानी देश डालकर की आ जा आर्थिक पाए। स्थिति को ओके, अनुराग सुधारे। भदौरिया, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है आपको? पहले मैं 10 सेकंड एक बात कह लूं जी। कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। हम शेरवानी पहने या पाजामा कुर्ता पहने या सफारी सूट पहने या धोती कुर्ता पहने, शेर तो हमेशा शेर ही रहेगा। उसको वो कुछ और तो बन नहीं जाएगा कुछ कपड़े पहनने से। एक बात। दूसरी बात, शेर सारे झुंड जहां में तक क्यों आ कि रहे हैं? हम जनता के मैंडेट शेर का झुंड स्वागत में नहीं करते हैं। आते। सुन तो लीजिए, शेर हम अकेले जनता- आते हैं, झुंड में नहीं आते। अरे सुन तो लीजिए ना, जो अरे शेर जैसे असद शेरों के ओवैसी साथ ही जाते हैं चलता है। अकेले। शेर का अपना झुंड होता है भाई। शेर। कभी देखिए तो बब्बर सही, शेर, शेर अपने असद साथ ही ओवैसी चलता कैसा है। निकलते शेर हैं शेरों के वैसा। साथ ही चलता है। अब वो मेरी कह रहे बात ओवैसी पूरी जी होने शेर होने हैं। दीजिए। अगर वारिस आप पठान जंगल कह रहे में गए ओवैसी हो तो जी शेर आपने हैं। बब्बर बब्बर शेर शेर अकेले है। आते हैं, अब मैं मजलूमों अपनी की, बात कह लूं, दलितों की, मैं अपनी माइनॉरिटी बात की कह हक की लूं। लड़ाई लड़ते हैं। अरे शेर मैं की अपनी तरह बात कह घुसते हैं लूं पूरे पार्लियामेंट भाई। के अंदर। अरे आज अरे लगता मैं है अपनी वारिस बात पठान कह आप लूं। अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं अच्छा, देंगे। ठीक। आप मानते हैं ओवैसी जी को बब्बर शेर? अनुराग जी, सवाल बीजेपी से होता है तो बीच में कूद पड़ते हैं वारिस पठान जी। पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बीजेपी से बात करना चाहता हूं, आप क्यों बीच में कूद आते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और जनता जिसको ज्यादा वोट देगी, जनता जिसको ज्यादा राहुल जी स्वीकार है? लोकसभा के सदस्य बनाएगी, जाहिर सी बात है उसको गौरव जनता भाटिया। ने चुना है। भाई हमारी अपना, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हमें उत्तर प्रदेश में ठीक है। मैं अगर एक जिसके पास ज्यादा इंटरेस्टिंग सीटें फैक्ट आएंगी बता देश देता हूं के अंदर में, व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस ने बोला वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं कांग्रेस के शून्य बताता हूं। कांग्रेस के शून्य 2019 लोकसभा चुनाव के: त्रिपुरा 0, दिल्ली 0, जम्मू कश्मीर 0, मणिपुर 0, गुजरात 0, हरियाणा 0, आंध्र प्रदेश 0, नागालैंड 0, राजस्थान 0, उत्तराखंड 0, अरुणाचल प्रदेश 0, सिक्किम 0। ये वो राज्य थे। और कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन मैंने शून्यों की कगार बता दी। राजस्थान में नेशनल पार्टी है लेकिन सीटें लोकसभा में 0 आई। गौरव भाटिया, मैं फिर आता हूं उसी बयान पर जो अमित शाह ने बोला है। क्यों बोला वो? और जो वारिस पठान ने बोला कि अगर आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आप के ऊपर आती है और हम शेर हैं। और अनुराग भदौरिया ने भी आप पर टिप्पणी करी। जवाब देखिए वारिस भाई को बड़ा अनुभव है। वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहां गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा, वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है? इनको हटाइए। अब मैं बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए अमीर जी, उस पे क्यों नहीं बोलते? या वहां की बात ना कर, ये बता वारिस जी, गौरव बोले, गौरव कम बोले इस बहस के अंदर। मेरा निवेदन है, उनके लिंक में प्रॉब्लम थी, उनके लिंक में भी प्रॉब्लम थी। अब वो 1 मिनट और बोल ले, फिर आप बोलिएगा वारिस भाई, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव जी। हाँ धन्यवाद। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था? आप याद करिए, यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। ये कहते थे मायावती से भ्रष्टाचारी कोई नहीं बढ़ा, फिर भी साथ आए। क्या हुआ? लेकिन ये शेर है, आई मायावती की, लेकिन अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम शेर है, शेरवानी में शेर आते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो।
अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। अनुराग जवाब। और कलंक लगाया इन्होंने भारत की राजनीति को। इन्होंने सरकारी बंगला खाली करते अब मैं वक्त बोलूं? 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अब आप बताइए जनता क्या इनको करारा जवाब नहीं देगी? अब जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की अच्छा, अब टोटी मैं नहीं बोलूं? छोड़ेंगे, वो जनता को कितना लूटेंगे आप बताइए? अब मैं रिवर बोलूं? फ्रंट टूटी आजकल महंगी भी डेवलपमेंट का घोटाला किसने अब मैं किया? बोलूं? गायत्री प्रजापति माइनिंग घोटाला, और उसको मंत्री बना दिया। एक सेकंड, जी 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 बलात्कार जी, के एक सेकंड, आरोप शिवम कुछ पे ऐड करना चाह रहे हैं, जवाब शिवम दूं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक सेकंड, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शिवम 5 सेकंड 5 सेकंड 5 10 तो सेकंड। बस 5 सेकंड में इतना ही कहना चाहता हूं। 200 रुपए की नहीं, गौरव जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आजकल टोटियां बहुत महंगी महंगी आ रही हैं और उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था वो घर, तो हो सकता है बहुत महंगा महंगा कुछ लगा लिया। अब इसकी असली रिपोर्ट तो अनुराग भदौरिया ही बता सकते हैं भाई, वो करीबी हैं, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन अब उनको मौका दे दीजिए, आपने 5 सेकंड दी थी तो पूछ लीजिए। अनुराग भदौरिया। नहीं अमीर जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए एक बात सवाल और ये है, अरे ये एक कमाल बात है, आप शिवम serious त्यागी बात और कर- आप अब मैं दोनों बोलूं अमीर आप जी? एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं। वो शिवम त्यागी कह रहे हैं गौरव भाटिया को मौका दीजिए, गौरव भाटिया कह रहे हैं शिवम त्यागी को मौका दे दीजिए। अब मैं अब बोलूं? अनुराग भदौरिया को मौका दे देते हैं, फिर आपको आके 10 अब सेकंड मैं दे बोलूं? दूंगा। देखिए कमाल की बात है, कमाल की बात है। 2022 में हम 23 में आ गए, 23 में बैठे हैं। जनता इंतजार कर रही है कि जनता के मुद्दों पे कब चर्चा करेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये नहीं बात करना चाहते कि किस तरह का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है। ये चर्चा नहीं करना चाहते महंगाई यहाँ 6% से ऊपर चली गई है, बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है। ये चर्चा नहीं करना चाहते डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। ये चर्चा नहीं करना चाहते कि रुपया पतला होता चला जा रहा है। ये चर्चा नहीं करना चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते भाई? क्या दिक्कत है आपको इस पर चर्चा करने का? तो मस्करा करना है कि वो कौन क्या कपड़े पहन के आ रहा है, कौन जूते पहने, किसने चप्पल पहनी, किसने पूरे जूते पहने, शेरवानी तो पूरे आप ही ने चप्पल डाली। पहने, किसने शेरवानी चलिए मैं पहनी, उत्तर देता किसने हूं। सूट खुद पहना, बोला शेरवानी किसने में कुर्ता शेर पहना, आते हैं। किसने पाजामा कमाल है, पहना, किसने कौन सा अनुराग रंग जी, पहना। आपने खुद कमाल बोला की बात है शेरवानी भाई, में शेर भारतीय आते जनता हैं। पार्टी के पास देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे पर नहीं, चर्चा नहीं, नहीं एक करना मिनट। चाहते, तो सुनिए, कपड़ों मैं पर उत्तर चर्चा दे दूं करना जरा, है, अमीर कौन जी, से ये कपड़े बात बहुत पहन जरूरी लिए, है। किसने क्या किया। देख रहे हैं आप व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में आज एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी दावेदारी ठोक दी है। और अमित शाह कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी बने हैं कांग्रेस के बड़े नेता, तब से हर कांग्रेसी का सर लगातार झुक रहा है। आज सीएनबीसी आवाज पर उस पर चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए टक्कर। अपने बिग बॉस जब एमडी थे, डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन यानी बुधवार एडिशन। चरण सिंह सापरा, अमित शाह की बात का जवाब कि राहुल गांधी के नेता बनने के बाद प्रतिदिन कांग्रेस के नेताओं का सर झुकता जा रहा है। देखिए, अमित शाह जी को अगर यही सारी स्टेटमेंट करते हैं तो ये भी बता दें कि राहुल गांधी जी अगर 2 लाइन का ट्वीट कर देते हैं तो अमित शाह कुर्सी से 6 फुट ऊंचे उठ जाते हैं। इनके तमाम सारे मंत्री, संतरी और सारी वानर सेना यानी सारी सोशल मीडिया जो है, वानर सेना तो प्रभु राम के साथ भी थी, लंका जला रही थी। हाँ, तो मैं वानर सेना तो प्रभु राम के साथ भी थी, लंका जला कर आ गई थी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इनकी वानर सेना जो है ये मॉडर्न वानर सेना, वो वानर सेना नहीं है। ये वानर सेना जो है ये उल्टी वानर सेना है। हाँ, तो ये जो वानर सेना इनकी है ना, ये किस तरह से उछलती है। अगर राहुल गांधी जी का इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अगर वो राजनीति में कोई उनका महत्व नहीं है, यही अमित शाह कहना चाहते हैं ना, तो फिर इतना उखड़ते क्यों है? जरा सी राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी अमित शाह के बारे में, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, अमित शाह के बारे में जो आपने बोला, गौरव भाटिया रिप्लाई, तमाम सारे लोग वानर सेना आ जाते हैं। गौरव भाटिया, अमित जी वो कहते हैं आप डरे हुए घबराए हुए रहते हैं, 6 फीट उठ जाते हैं आप लोग। हाँ, देखिए, अमित शाह जी ने जब ये बात कही कि राहुल गांधी जो वक्तव्य देते हैं, जो अपरिपक्वता वो दिखाते हैं, उसकी वजह से हर भारतीय का तो सर झुकता ही है, कांग्रेसियों का भी झुकता है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। पहला, आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री को कहना चौकीदार चोर है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक 51 साल का अपरिपक्व बालक माफी मांगे और कहे आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला, तो ये तो शर्म की बात है ना। दूसरी बात, मैं इनका उत्तर सरदार देना पटेल चाहूंगा। की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, हाँ अभी अपनी बारी में गुजरात में हमने देखा किस तरह से हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। आज तक गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां गया, कर्तव्य पथ पे गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि दी जब वहां पे उनकी मूर्ति लगी? नहीं। तीसरी बात, विदेशी भूमि पर जाकर और भारत के लिए नफरत है, यहां पे हर कोई मिट्टी का तेल लेके घूम रहा है। अमीर जी, मैं केवल इतना कहूंगा, भारत के हर नागरिक के दिल में बेपनाह मोहब्बत है देश के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि राहुल गांधी 2 लाइन का ट्वीट करते हैं, बीजेपी के सर्वोच्च नेता 6 फुट ऊपर कूद जाते हैं और पूरी वानर सेना ले आते हैं। अच्छा, मैं इनका उत्तर दे दूं? देखिए, मैं ठीक है, 30 सेकंड गौरव भाटिया, देन चरण सिंह साहब। कहूंगा, हाँ, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की अपरिपक्वता को उजागर करती है, ये झूठ बोलते हैं, हम सत्य बताती है और इसको ये पदक मान के सीने पे लगाते हैं, तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी तो वो छात्र हैं जो हमेशा परीक्षा में फेल होते हैं।
कोई और नेता आप बताइए जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे भी बाहर हो, उनकी माता जी भी बेल पे बाहर हो और जीजा जी भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हो। 50 चुनाव हरवा चुके हैं, फिर भी ये लोग जपते रहते हैं राहुल। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज का कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग है और एक पुरानी कहावत है, उसी से मैं शुरू करता हूं। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। कुछ यही हाल समूचे विपक्ष का हो गया है। खाना आया नहीं है लेकिन प्लेटें तैयार हैं। जो लेफ्ट ने बात कही वो बिल्कुल जायज है। कांग्रेस कह रही है कि हमने देसी घी खाया था। मैं कई बार इस कहावत को यूज कर चुका हूं, हमारी कलाई सूंघ लो। कांग्रेस को खुद रियलाइज करना चाहिए कि अब उनकी सीटें 50 हैं और ममता बनर्जी की उसके बाद है। तो कांग्रेस को स्थिति अपनी खुद देखनी चाहिए। यानी कांग्रेस नंबर 2 नंबर 3 में फासला ज्यादा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लिए समस्या है। और अगर कांग्रेस लीडरशिप दिखाने की कोशिश करेगी तो शायद विपक्ष को यह कतई स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।